नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीन का बाजार बहुत गर्म है। हर एक देश के हर एक प्रधानमंत्री वैक्सीन की बात करते हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी है। आज हर एक व्यक्ति पेपर खोलता है, न्यूज़पेपर खोलता है या तो फिर टीवी देखता है तो यही दिखाई देता है, वैक्सीन बनानी है, वैक्सीन का काम हो रहा है, वैक्सीन का काम हो रहा है। एक ही रिपीटेशन होता है। तब हमको ये प्रश्न होता है, वैक्सीन आई कहां से? जब हम मॉडर्न बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आता है 1796 में, 1796 में एडवर्ड जेनर ने उसकी शोध की थी। इंग्लैंड में वो रहता था और 1796 में उसने स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स जो होता है उसके लिए उन्होंने एक रसीकरण की शोध की और ये पेटेंट उसके नाम से प्रसिद्ध हो गई, एडवर्ड जेनर के नाम से। हमको जैसे सब प्रकार के इतिहास झूठा पढ़ाया जाता है, सब प्रकार का इतिहास, उसी तरह से भी ये इतिहास आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने यह शोध नहीं की थी 1796 में, अपितु 17वीं सदी में ही, 17वीं सदी के प्रारंभ में ही यह शोध हो चुकी थी भारत में। अब आप सोचे बिना ये मत कह देना कि भाई वैक्सीन्स का मैं विरोध करता हूं या वैक्सीन्स देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या होगा, लेकिन मैं इतिहास बता रहा हूं। उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे ये वैक्सीन्स को देने से क्या नुकसान हो सकते हैं या ये वैक्सीन्स कितनी खतरनाक है। तो सबसे पहले मैं इसका इतिहास बताता हूं। 18वीं सदी का इतिहास, 17वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के अंत तक का इतिहास डॉक्टर धर्मपाल जी ने लिखा है, जो गांधी जी के शिष्य और राजीव भाई के गुरु थे। राजीव भाई ने भी उसके ऊपर बहुत व्याख्यान दिए हैं धर्मपाल जी के ऊपर। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सारी किताबें लंदन में पढ़ी और ब्रिटिश लाइब्रेरीज में बैठकर उन्होंने भारत के विषय में जो डेटा था वो इकट्ठा किया है। उसमें से एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है 18वीं सदी में विज्ञान और तंत्र ज्ञान। पुस्तक का फोटो आप देख सकते हैं। वो पुस्तक में वो बताते हैं कि भारत में ही 18वीं सदी में वो शोध हुई वैक्सीन की। सबसे पहले बंगाल नामक राज्य में, आज जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, वो राज्य में चंपानगरी करके एक नगर है। कासिम बाजार से आगे वो नगर पड़ता है, चंपानगर नाम कर। उसमें कुछ ब्राह्मण लोग, उस समय के कुछ ब्राह्मण लोग, जिसको आज भट्टाचार्य वगैरह कहते हैं, वो बंगाली ब्राह्मण लोग ये रस्सी देते थे जब भारत में शीतला, जिसको कहते थे स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स जैसी बीमारियां फैलती थी। तो एक व्यक्ति के कहने के अनुसार धर्मपाल जी ने जो इसका डेटा एकत्रित किया है, तो कोई देव विशेष ने, खास करके धन्वंतरी ने, आज भी जहां पर धन्वंतरी को बहुत ही माना जाता है, आयुर्वेद के जो उपदेशक है, आयुर्वेद का अमृत कुंभ लेकर निकले हैं, उन्होंने ही सबसे पहले ये विधि और ये विद्या दी थी। आज ये पूरे रूप से विकृत हो चुकी है, इसमें बिजनेस हो चुका है, लूट मची हुई है और ये विधि आज नहीं रही है। लेकिन सबसे पहले ओरिजिनल विधि ये दी थी धन्वंतरी ने। उनके सपने में आए और उन्होंने ये बताया था कि इस तरह से आप वैक्सीन करो तो ये रोग मिट जाएगा। उसके बाद ये शुरू हुआ। आज भी उसको टीका वहां लोग कहते हैं, टीका कराने को, और उसकी एक पूरी विधि है जो आज फॉलो नहीं की जाती है, उसकी एक पूरी विधि बताई है। और धर्मपाल जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि भारत में टीका देने की परंपरा कब से शुरू हुई। तो चंपानगरी से ये प्रथा शुरू हुई। कैसे देते थे, क्या करते थे, थोड़ी माहिती उसके ऊपर भी हम ले लेते हैं। आपको पता है सबसे पहला टीका बना गंगा जल से। जो ब्राह्मण लोग आते थे, मतलब उस समय के, वो जिसको जो रोग हुए हैं उसके कोई भाग से एक पस जैसा निकाल लेते थे, उसको फिर शरीर के कोई एक भाग के, कोनी से लेकर शोल्डर तक के भाग को वो देते थे। आज भी देखिए, आज भी वहीं जाता है, लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट विकृत है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। और वो गंगा जल में कोई जंतु नहीं पड़ते हैं, तो गंगा जल का उपयोग होता था वैक्सीन बनाने के लिए और वैक्सीन को अंदर दाखिल करने के लिए। खास करके मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने ऐसे होते थे जिसमें ये बीमारियां उस समय बंगाल में फैलती थी। बंगाल की आबोहवा, बंगाल की ऋतु इस तरह की होती थी कि ये सबसे ज्यादा बीमारी इस समय फैलती थी, ऐसा धर्मपाल जी बता रहे हैं वो पुस्तक में। सबसे पहले वैक्सीन देने के बाद 1 महीने के लिए दूध, घी और मछली, वहां का मछली खुराक था इसलिए मछली लिखा है, मछली जैसे चिकने पदार्थ बंद करने होते थे। कोई कोई तेल के सभी पदार्थ बंद करवा देते थे।
वैक्सीन लगाने के बाद वहां फोला उठ जाता था, उसको क्योर करने के लिए, उसको सही करने के लिए चावल को पकाकर उसका एक मलहम बनाया जाता था। उसका भी वर्णन दिया है धर्मपाल जी ने अपने पुस्तक में, और वो वहां पर लगाया जाता था। उसके बाद उसको थोड़े दिन परहस के बाद उसको फिर ये बीमारी नहीं लगती थी। कुछ आयुर्वेद औषधियां भी उसको दी जाती थी। कौन सी दी जाती थी वो भी बहुत सारे ग्रंथों में उपलब्ध है। बात करते हैं अभी। तो ये हुई बात सबसे पहले टीकाकरण की, जो भारत में हुआ, जो गंगा जल से बना, उसकी एक पूरी साइंटिफिक विधि थी। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि सेंट हेलेना नाम का जो टापू था, जो बंगाल में पड़ता था, वहां रहते हुए लोग एक वनस्पति का उपयोग करते थे अपने भोजन में। उसको याम कहा जाता था, और याम के मूल ऐसे तो जो खाएगा उसको डायरिया हो जाएगा, वो अपथ्य है, लेकिन ये सेवन जो करता था वहां पे, तो वो जगत में कहीं पर भी रहा, उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स जैसी बीमारियां कभी नहीं हुई, डिप्थेरिया जैसी बीमारियां भी उसको कभी नहीं हुई, वो चाहे कहीं पर भी रहा हो। धर्मपाल जी ने बहुत सारे डेटा एकत्रित करते हुए कहा कि ये आयुर्वेद का जन्म से लेकर जो इम्यूनाइजेशन होता है उसका ये परिणाम है कि वो व्यक्ति कितने भी बड़े रोगों से के चपेट में नहीं आता है। आज तक ऐसी एक भी रसी की शोध नहीं हुई है, एक भी ऐसे टीके की, वैक्सीन की शोध नहीं हुई, जबकि आयुर्वेद में ऐसी वनस्पतियां है। उसका वर्णन भी वही ग्रंथ में करते हैं। क्रोफिस नाम के जो जाति थी दक्षिण अफ्रीका में, वहां के लोग भी ऐसी कुछ वनस्पतियों का प्रयोग करते थे और जीवन भर उसको संक्रामक बीमारी होती ही नहीं थी। तो ये सबसे पहला टीका मतलब जो रहा वो 17वीं सदी में हुआ। 1760 के आसपास बंगाल में उसका बहुत प्रचार हुआ, ये धर्मपाल जी कहते हैं। बाद में 1796 में एडवर्ड जेनर ने जो ट्रीटमेंट थी स्मॉल पॉक्स की, उसके लिए इसका उपयोग किया, लेकिन उसने गलती ये कर दी कि उसने सीधा ही उसको रसीकरण के नाम से लेकर फिर दे दिया। उसने परहेज नहीं बताई है, किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए वो बताया नहीं है। बस एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये बताया होगा, और उसके बाद तो इसका जाल बिछ गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनीज का, और ये पूरा एक कंसेप्ट था जो बहुत ही आयुर्वेद की दृष्टि से मायने रखता था। विषस्य विषम औषधम मर्दनम गुणवर्धनम, जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत का अनुसरण करता था, उसको एक व्यापार और एक लूट बना दी, और आज हर जगह वैक्सीन 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 हुए, और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हुए हैं जो बार बार हमारे मित्र बताते रहते हैं। लेकिन ये वैक्सीन का कंसेप्ट ओरिजिनल भारतीय था। आज भी ये कंसेप्ट पर कुछ काम कर सकते हैं। कुछ निर्दोष आयुर्वेदिक औषधियां लेकर निर्दोष आयुर्वेद का इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण कर सकते हैं अपनी रीत से, ताकि अपने बच्चे आयुर्वेद टीका को लेकर, आयुर्वेद की निर्दोष औषधियों को लेकर संक्रामक रोगों से बच सके। ऐसा ही एक सुवर्ण प्राशन है। इसकी बात तो हम बहुत सारे वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज इतना ही कि वो एडवर्ड जेनर ने 1796 में नहीं अपितु चंपा नगरी में ही भगवान धन्वंतरी की आज्ञा से वो टीकाकरण की शोध 17वीं सदी की शुरुआत में ही हो चुकी थी। और भी टीकाकरण के बारे में बहुत कुछ हकीकत, बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्य है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।